Hello, everybody. Welcome back again. So, continuing our series of Toolkit 2026, in which we have till now discussed the strategy, trends, and we have identified themes pertaining to modern history till now. And as I told you earlier, कि because these are static things, तो इसमें जो है CAPF, CDS, and NDA, all these papers becomes relevant. So in this particular video, I'm gonna solve some of the questions of modern history from year 2025. Recently concluded papers हैं सारे 2025 के CSE, CAPF, CDS 1-2 और NDA 1-2 इन चार पेपर्स से सारे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आई हैव कंपाइल्ड बट आई विल बी सॉल्विंग सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई विल बी टेलिंग कि कैसे तुमको क्वेश्चंस को एनालाइज करना होता है एंड कैसे यू हैव टू बेसिकली फिगर आउट द की टर्म्स और कैसे उनको फर्दर एनरिच करना होता है. तो हियर यू विल एक्चुअली लर्न. एट द सेम टाइम यू विल रियलाइज दैट कई सारे क्वेश्चन CSE में भी आए हैं, NDA में भी आए हैं एंड थीम्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. CSE, CAPF लगभग सारी मॉडर्न हिस्ट्री की जो थीम्स जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करी थी वही थीम्स सारे पेपर्स में मिलेंगी. और चूंकि चारों पेपर, इनफैक्ट आठों पेपर, छः पेपर, दो दो एक दो, छः के छः पेपर सेम साइकिल के हैं, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कैसे एग्जामिनर लगभग सेम थीम्स पे क्वेश्चन बना रहा होता है बट here and there certain modifications they do. Further, some of the questions are current affair inspired. कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर इंस्पायर्ड होते हैं और ज़्यादातर स्टैटिक होते हैं. ठीक है, तो करंट अफेयर इंस्पायर्ड क्वेश्चन के लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया था दैट यू कैन फॉलो द चैनल विच आई मैंशनड इन लास्ट वीडियो. वहाँ पे आई वेरी ऑफन अपलोड द लिंक्स जो मॉडर्न हिस्ट्री या फॉर दैट मैटर आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री के लिए कॉमन होते हैं. एट द सेम टाइम वाइल सॉल्विंग PYQs आई विल ऑल्सो टेल यू दैट किस माइंडसेट से तुमको सॉल्व करना चाहिए एंड समटाइम्स देयर आर सर्टेन ट्रिक्स दैट यू कैन अप्लाई. ट्रिक्स नहीं बोलूंगा, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बोलूंगा जिसके हेल्प से यू कैन गेट द आंसर, यू कैन डराइव द आंसर विद सम प्री ऑक्यूपाइड नॉलेज. कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज तुमने पढ़ी है उसके बेसिस पे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. CAPF से शुरू करते हैं. सबसे पहले ये एग्जाम हुआ था, रिसेंटली कंक्लूडेड एग्जाम है इसलिए. तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है. पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट. सो एज आई टोल्ड यू कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स या जो लीगल या लॉज हैं या जो रेगुलेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा, दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम आफ्टर गांधी जी के पीरियड के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिससे आते हैं वो यही है. एंड इसमें भी 1935 और चार्टर एक्ट्स, ये दो के तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बैक टू बैक देखने को मिलते हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से. अब देखो, पिट्स इंडिया एक्ट सबसे पहले आया था तो एनलार्जमेंट गवर्नर जनरल की कर नहीं सकता. गवर्नर जनरल को कौन एनलार्ज करेगा? पहले काउंसिल बनाएंगे. तो पिट्स इंडिया एक्ट डायरेक्टली तो काउंसिल बनाएगा नहीं, तो ए का तो वन हो नहीं सकता, तो दो ऑप्शन तो यहीं खत्म हो गए तुम्हारे. ठीक है, दैट इज हाउ यू बेसिकली थिंक. ऑलराइट, देन बोर्ड सेटअप. अब देखो ऑप्शंस देखो, ए का 3 हो गया, मतलब बोर्ड सेटअप टू कंट्रोल द क्राउन, ए का 3 हो गया. देन यू हैव ऑप्शंस, डी का 1 हो गया. चार्टर एक्ट जो सबसे लास्ट वाला है उसमें एनलार्जमेंट हुई, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब तुमको सिर्फ दो में देखना है, तो चार्टर एक्ट 1813 एंड चार्टर एक्ट 33. ठीक है, तो 3 एंड 1 चला गया तुम्हारा. दिस इज गॉन एंड दिस इज गॉन. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन रिमूव्ड इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर सर्विसेज, दैट विल हैपन एट चार्टर एक्ट 1833. टर्मिनेशन ऑफ मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर इंडियन ट्रेड. सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एंड इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं. इसी साल तुम देखोगे, जैसे मैं CAPF से और बाकी सारे एग्जाम्स को कवर करूंगा 2025 की साइकिल में, यू विल अगेन सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चन. एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन और तुमको मिलेंगे. NDA में भी एक मिलेगा, CDS में भी मिलेगा एंड CSE में मिलेगा. सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट तुमको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. सो दीज आर नॉन नेगोशिएबल व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन. Who among the following British commanders suffered a defeat in famous Battle of Chinhut during the 1857 revolt? Now 1857 revolt से बहुत questions UPSC पूछ नहीं रहा है. ठीक है, स्पेशली इन CSE सिविल सर्विस एग्जाम में तो आई हैव नॉट सीन, वेरी फ्रिक्वेंटली आई हैव नॉट सीन क्वेश्चंस बीन आस्क्ड फ्रॉम 1857.
ठीक है, तो अगेन ये थोड़ी सी फ्रिंज टॉपिक है, बट अब देखो, बैटल ऑफ चिनहट वॉज इन न्यूज, इंडियन एक्सप्रेस में बैटल ऑफ चिनहट वॉज इन न्यूज। एट द सेम टाइम एनसीईआरटी जब हम पढ़ते हैं, दिस इज द असेंशियल सोर्स, इफ यू रिमेंबर। असेंशियल, मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री का असेंशियल प्लस पीवाईक्यूज, यही तुम्हारा जो है इक्वेशन रहेगी। और असेंशियल सोर्सेज में सबसे पहले एनसीईआरटी तुमको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी के जितने फिगर्स होते हैं, जितने भी बॉक्सेस होते हैं किसी भी एनसीईआरटी के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो या फिर ज्योग्राफी हो, व्हाट, जिस भी टॉपिक के लिए, जिस भी सब्जेक्ट के लिए यू आर रेफरिंग टू एनसीईआरटी, उस पर्टिकुलर केस में फिगर्स और बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज नॉट ओनली सीन इन द करंट अफेयर्स, दिस टॉपिक थीम वाज नॉट ओनली सीन इन करंट अफेयर्स, बट मोर इंपॉर्टेंटली इन द बॉक्स इज ऑल्सो दिस इज गिवन। ये सीएपीएफ 2025 में एक क्वेश्चन इस बॉक्स से आया है। ऐसे इसके ऊपर एक और बॉक्स था, दिस इज दी हाफ बॉक्स, इसके ऊपर एक और बॉक्स था जिससे सेम साल सीडीएस 2025 में भी क्वेश्चन आया। एज आई टोल्ड यू, दी एग्जामिनर्स आर ऑलमोस्ट सेम, नेचर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट दे आर रेफरिंग टू द सेम सोर्सेज। ठीक है, सो इसीलिए रिलेवेंस ऑफ ईच एंड एवरी पेपर इज बिकमिंग ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। द करेक्ट आंसर इज हेनरी लॉरेंस। फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें ये सारे जो लोग हैं, दीज आर लिटिल नोन पीपल, तो बहुत ज़्यादा इन ऑप्शंस को तुम्हें जो है डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या यू डोंट हैव टू गूगल एंड मेक शॉर्ट नोट्स ऑन दीज ऑप्शंस। बट अगर थोड़ा भी कोई नोन बंदा होता तो इट इज़ एडवाइज्ड कि तुम इनके बारे में भी थोड़े थोड़े चीज़ें पढ़ लो, वाई देवर नोन फॉर, वॉट देवर नोन फॉर। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज हेनरी ए। और यहाँ पे दे रखा है मौलवी अहमदुल्ला शाह was one of the many Maulvis in Falana Dimka, and he fought the famous battle Falana Dimka, and you can just pause it and read it and make a note also. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नो, दिस क्वेश्चन यू कैन नॉट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। नो, ये वाला ऑप्शन शायद तुम कर पाओगे इसमें, पहला वाला ऑप्शन तुम कर पाओगे, ये वाला, अगर इफ यू विल बी रीडिंग स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, बट बाकी चीज़ें आर नॉट गिवन एनीवेयर, सो दिस इज एडवांस्ड क्वेश्चन आई वुड से। बट लेट अस से कि मेरे को तीनों स्टेटमेंट नहीं पता, बट ऑप्शन क्योंकि खुले हुए हैं, तो कैन आई सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस फॉर दैट मैटर। एंड ये सीएससी भी, सीएससी के लिए बहुत एसेंशियल थीम है। सब ऑल्टर्न हिस्ट्री, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन, ठीक है, मुस्लिम्स, इन तीनों के बारे में जो भी तुम एडिशनल प्रिपेयर कर सकते हो, दैट इज एडवाइज्ड। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस was held at Pune in 1926. So this is wrong. This much is given in spectrum that this happened in 1920. So one is wrong. Then All India Depressed Classes Association. This is again given in NCRT, but not in spectrum. I don't know the latest editions, but I'm telling you about the old editions which I referred. Was formed at Nagpur in 1928 with Dr. Bhimrao Ambedkar as first elected president. अब इतना जान लो कि जो है भीमराव अंबेडकर अगर इसके प्रेसिडेंट होते तो यू वुड हैव रेड अबाउट इट। ठीक है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन जो था वो भीमराव अंबेडकर से एसोसिएटेड है, बट दैट हैपेंस ओनली इन 30s, नॉट बिफोर दैट। इट डजंट हैपन इन 1928, ओनली इन 30s ही स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो टू तो एसेंशियली तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज आई टेल यू दैट बी आर अम्बेडकर के ऊपर एक 1 पेज नोट बना लो। ठीक है, उनकी जितने भी रोल हैं, उनके जितने भी एसोसिएशंस हैं, उनके जितने भी एफर्ट्स हैं, उन सब के ऊपर फैक्चुअल कलेक्ट कर लो 1 पेजर। ठीक है, वहां से क्वेश्चन फंसेगा, अगर नहीं भी फंसेगा तो द मोमेंट यू से दैट स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, करेक्ट आंसर डी कम्स आउट। ठीक है, और इन तीनों के बारे में भी डिटेल में पढ़ लेना। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन कब बना था, किस कौन कौन इसके लीडर्स थे, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कॉन्फ्रेंस, और इनमें से कौन सी कांग्रेस के अंडर थी। एंड आई बेट यू ये आंसर नहीं है, डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस वाज नॉट अंडर कांग्रेस।
ठीक है, तो प्लीज प्रिपेयर डिटेल्ड नोट्स ऑन ऑल दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा बी आर अम्बेडकर के ऊपर देखो पी वाई क्यूज से कैसे रिफ्लेक्ट करना है। एक तो की थीम्स भी हम समझ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमको कौन सा कंटेंट और ज़्यादा प्रिपेयर करना है। ये फ्रिंज कंटेंट है, दिस यू विल नॉट गेट इन रेगुलर बुक्स। तो फ्रिंज कंटेंट तुम पीवाईक्यू से कीवर्ड्स निकाल के बना सकते हो। और ये एसेंशियल नोट मेकिंग है कि बी आर अम्बेडकर को डिटेल में प्रिपेयर कर लो, लाला लाजपत राय को डिटेल में प्रिपेयर कर लो, ठीक है, मदन मोहन मालवीय को फॉर एग्जाम्पल डिटेल में प्रिपेयर कर लो। एंड कीप अ लुक, कीप अ टैब ऑन द करंट अफेयर्स ऑल्सो, क्योंकि इसी पीडीएफ में आगे एक क्वेश्चन आएगा जो सीएससी में आया था। वो किसी भी एसेंशियल सोर्स से नहीं था, सिर्फ करंट अफेयर से उसका आंसर दे सकते थे। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी कि तुम जो है एक लीडर के ऊपर वन पेजर बना रहे हो, उसके सारे एसोसिएशन, सारे इंपॉर्टेंट रोल एफर्ट्स को लिख ले रहे हो, तो वो तुम्हारा करंट अफेयर से भी वैल्यू एडिशन करके कर रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू। इंडेंटर्ड सिस्टम इन टी गार्डन सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड इन। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी में दे रखा है इसका आंसर। और लेकिन नाउ यूपीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स रीजनल हिस्ट्रीज नाउ, ठीक है। दूसरी चीज, टी एंड ओपीएम, ये दो एक ऐसी ट्रेड कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर ओवर द इयर्स यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि कौन से एक्ट ने टी को जो है मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से एक्ट ने उसकी मोनोपोली खत्म करी टी के ऊपर, या फिर एक्सेप्ट टी, या ट्राइंगुलर ट्रेड क्या था इन टर्म्स ऑफ ओपीएम फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। ये यहाँ से क्वेश्चन सीएससी में भी बन सकता है, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन बन सकता है। तो इफ़ यू लुक एट द हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ टी इन आसाम, और जो कि करंट अफेयर्स में भी अभी डिस्कशन चल रहा है, तो यू विल गेट टू नो दैट ऑफिशियली इट स्टार्टेड इन 1840, ठीक है। एंड देन धीरे धीरे इट विल गेट कंसोलिडेटेड, एंड इवेंचुअली इन 1860s एक टी ब्लूम आया जिसको टी मैनिया जो है आजकल के न्यूज़पेपर्स वाले दे रेफर इट एज टी मैनिया विच वाज ऑब्जर्व्ड इन असम। एंड देन इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट तुमको प्रिपेयर करना है, आई एम टेलिंग यू, खुद नोट्स बना लेना, ठीक है। उसमें ये था दैट दे बेसिकली स्टार्टेड इंडेंचर्ड सिस्टम विद 1859, रेगुलेशन 1859, एंड इवेंचुअली बाद में जाके दे विल सेट अप समथिंग कॉल्ड एज अरकटी सिस्टम, ठीक है। तो अब यूपीएससी जो है वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछ सकती है विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, द अरकटी सिस्टम वॉज मोस्ट रेलेवेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसकी वैल्यू एडिशन से यू विल गेट टू नो दिस अरकटी सिस्टम। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ पीवाईक्यूज, that on a given question you do some value addition. You look at, go back to the ncrts, you go back to the online sources, you go back to the current affairs, what is being discussed about that, ठीक है। तो रेगुलेशन स्टार्टेड इन 1859, बट ऑब्वियसली 1859 का एक्ट जो है वो बंगाल ट्रेडर्स के लिए था। बट इसी एक्ट का यूज़ करके टी गार्डन्स में बहुत सारे एक तरीके से फोर्स्ड लेबर कराई जाती थी, कंट्रोल रखा जाता था वर्कर्स के ऊपर। अगर वो वर्कर्स जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते थे तो उनके ऊपर एक्शन लेते थे, जो भी वहाँ के जो भी प्लांटर्स होते थे, दे देमसेल्व्स यूज्ड टू डू दैट। इवेंचुअली 1901 एक रेगुलेशन आया, उसने भी दैट ऑल्सो रीइंफोर्स द इंडेंचर्ड सिस्टम दैट दिस शुड बी कंटिन्यूड, एंड दिस वाज समहाउ द एक्ट ऑफ 1901 वाज समहाउ became the modern foundation for labor recruitment, और वहीं से अरकट्टी सिस्टम आया। बट इवेंचुअली फाइनली यू विल सी दैट इन 1915 another act was passed जिसने अरकटी सिस्टम को फेल किया। तो लेट मी जस्ट हेल्प यू विद दिस। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट 1840 में 1840s टी वाज सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस्ड। 1860s में जो है टी ब्लूम आया। देन 1859 का जो एक्ट था वर्कर्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो बंगाल ट्रेडर्स के लिए था, दैट वाज बेसिकली एक्सटेंडेड
to टी गार्डन्स। देन 1901 में रीइंफोर्स्ड द इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बाहर की लेबर को सिर्फ काम करने के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे। देवर आउटसाइडर्स। इवन प्रेजेंट डे देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। अभी एससी कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी में दे कीप ऑन डूइंग दिस डिफरेंट डिफरेंट पिटिशंस एंड प्रोटेस्ट कि उनको एससी एसटी में काउंट करा जाए और उनको कुछ राइट्स मिलें, बैकवर्ड उनको माना जाए। दैट इज़ वाई इट कीप्स कमिंग इन द न्यूज़ ऑल्सो। एंड यहीं पे जो है अरकटी सिस्टम was sort of formalized, not officially legislatively formalized नहीं हुआ, but Arcati system was sort of formalized. And in 1915, eventually Arcati system was abolished, and the focus was given to the Sardari system. I'll tell you what the Sardari and Arcati is, or you can just Google and read more about it. Finally, in 1932, an act came जिसने सब कुछ abolish कर दिया. So the correct answer to this question would be 1932, but option है नहीं. But eventually, this would be notified everywhere in 1934. So the correct answer would be 1934. ठीक है. Arcati system basically, Arcati were the professional recruitment people. They were recruiters जो कि बाहर अलग अलग जगह से जो है लोगों को लेके आते थे, जनरली बंगाल से, झारखंड से, मतलब बिहार से, वहाँ से इन लोगों को लेके जाते थे. कुली ट्रेड, अगेन कुली ट्रेड इसको बोलते थे कि बाहर से कुलियों को लेके आते थे, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे इंडेंटेड लेबर की तरह पे. और इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे. इनफैक्ट वन ऑफ द केसेस ऑफ 1886 जहाँ पे एक वुमेन को और मैन को जो है एक लकड़ी से बांध के एंड देन द वुमेन वाज बीटन अप. तो कुछ कुछ काफ़ी कुछ हुआ था. उसके बाद ओनली विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट देयर वाज दिस अपोजिशन टू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ऑफ अरकटी. तो अरकटी सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था जो धीरे धीरे इवेंचुअली ख़त्म हो गया. बट देन ऑब्वियसली गार्डन में सरदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एज आई टोल्ड यू. Then later on, Sardari system was also eventually abolished. So these were the questions from CAPF. 53 से काफ़ी वैल्यू एडिशन तुमको मिल सकता है और 51 से भी काफ़ी वैल्यू एडिशन मिल सकता है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो प्रैक्टिस के लिए दे आर रियली गुड. द मोर यू विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, द मोर यू विल अडप्ट द फीलिंग कि एक्चुअल ऑफिशियल पेपर्स कैसे होते हैं एंड कौन सी ट्रिक्स काम करते हैं, कौन से लॉजिक्स काम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम दिस इज फ्रॉम CSE नाउ. राजा राम मोहन राय 250 ईयर्स हुए अभी इनके. ठीक है. 250 ईयर्स की वजह से ही वॉज इन न्यूज़. और हमारी भी जो हिस्ट्री की कंपाइलेशन, यू कैन गेट दैट कंपाइलेशन फ्रॉम हेयर, उसमें भी दिस वाज वन ऑफ द प्रेडिक्टेड क्वेश्चन. तो राजा राम मोहन राय पे, और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. ही पजेस्ड ग्रेट लव रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट. बहुत ही लॉजिकल सी बात है, इसमें कुछ है नहीं. बिकॉज ही बिलीव्ड इन वेदांता एंड ऑल दैट. ठीक है. He desired his countrymen to accept the rational scientific, so he was also the father of Renaissance. ठीक है. तो वो भी तुमको पता है. तो both of the statements are correct. और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं जनरली, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनमें तुम कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हो कि क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग. ठीक है. कोई फैक्चुअल एरर उन्होंने किया नहीं है एंड बहुत ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है, तो उसमें जनरली अज्यूम दैट दोज स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू. ये लॉजिक तुम आगे बहुत हेल्प करेगा एक्चुअल पेपर्स में जब तुम सॉल्व करते हो. और TTS में भी मैं बार बार यही सिखाता हूँ तुमको कि हाउ टू बेसिकली रीड अ स्टेटमेंट, हाउ टू रीड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर, रैंडम क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स लुक्स टू बी गिवन स्टेटमेंट्स एंड दैट इज व्हाई दे कैन अज्यूम टू बी ट्रू फॉर श्योर. नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, अगेन जो हमने कल थीम डिस्कस करी थी उसमें यही हम बार बार बोल रहे थे कि दैट गांधी जी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारी सारी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो NCM प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड. और उसमें जो वन ऑफ द डिमांड वाज देवर 3 रॉन्ग्स. खिलाफत के लिए हुआ था, स्वराज के लिए हुआ था, और जलियांवाला बाग की जो एट्रोसिटीज हुई थी उनको करेक्ट करने के लिए हुआ था. तो पोस्ट जलियांवाला बाग कांड, गांधी ने खुद ने बोला था कि दिस गवर्नमेंट इज सैटेनिक गवर्नमेंट एंड इट वुड बी अ सिन टू सपोर्ट दिस गवर्नमेंट. अब स्टेटमेंट दे के पूछ लेते हैं यूपीएससी आजकल. इसी साल 2025 में ही पूछा था कि कब उन्होंने बोला था कि सेडिशन इज माय रिलीजन.
इसलिए आई एम टेलिंग यू दिस स्टेटमेंट दैट वो पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर कौन से कॉन्टेक्स्ट में गांधी ने जो है इसको सैटेनिक गवर्नमेंट बोला था. आफ्टर जलियांवाला बाग कांड, गांधी बिलीव्ड दैट Britishers have lost the moral authority to rule, and hence he said, and he basically said that this government is a satanic government. It would be a sin if I support or cooperate with this government. तो ये भी याद रख लेना स्टेटमेंट, एज इट इज पूछ सकते हैं. सो क्या क्या प्रोग्राम था? बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, यस, नॉन कॉर्पोरेशन में. अब लुक एट स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट. तो गांधी हमेशा पंचायत में बिलीव करते थे, ये हमको पता है. और लॉ कोर्ट्स को अगर तुम बॉयकॉट करोगे तो डिस्प्यूट्स कहाँ सेटल करोगे? यानी कि 1 और 4 तो साथ में जाएगा, यानी 1 एंड 4 तो विल गो टुगेदर ओनली, तो ओनली 1 नहीं हो सकता. ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन, अब गांधी तो नॉन वायलेंस में बिलीव ही करते हैं, उनकी पूरी मोरल अथॉरिटी ही सत्य और नॉन वायलेंस है, सत्य और अहिंसा. दीज आर द 2 पिलर्स ऑफ गांधीज मोरल अथॉरिटी. यानी 3 भी होगा, यानी कि ओनली 2 इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, नॉट करेक्ट. रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग इन पब्लिक, ये गलत है. He said that just give away all your whatever you have been given. जो भी तुमको एंडोमेंट मिला है उन सबको जो है टाइटल्स एंड ऑनर्स को तुम वापस. तो अवार्ड वापसी बहुत पहले था चल रहा है, ये कुछ नया नहीं शुरू हुआ है. दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम. सो आंसर इज सी. बेसिक क्वेश्चन है आई वुड से. गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल, was set up in 1901 by विष्णु. तो द करेक्ट आंसर इज लाहौर. दिस वॉज ऑल्सो इन करंट अफेयर्स. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कुछ बहुत ही ग्रेट से भाई रिसेंटली जो है भगवान को प्यारे हुए. उसके बाद सम ऑफ द आर्टिकल्स वर मेंशनिंग अबाउट कि हु बेसिकली कौन मॉडर्न फॉर्म में हिंदुस्तानी क्लासिकल को लाया. तो इट वाज नन अदर देन विष्णु दिगंबर साहिब. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज लाहौर. बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट हाउ डू यू रिफ्लेक्ट फ्रॉम दिस? हाउ डू यू रिफ्लेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स तुमको देखते रहने हैं. सेकंड इज दैट इट हैज़ बीन अ ट्रेंड. यूपीएससी हैज़ ऑलवेज आज स्कूल्स, उन्होंने डनकन स्कूल पूछा है, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में उन्होंने पूछा है, ठीक है. दे हैव आस्क्ड अबाउट फोर्ट विलियम, दे हैव आस्क्ड अबाउट संस्कृत कॉलेज सेटअप बाई, they have asked about Hindu college. So they have been asking questions on this. ठीक है. बट सपना थ्योरी भी नहीं है कि क्योंकि वो स्कूल्स पूछ रहे हैं तो तुम्हें सपना आ जाना चाहिए कि वो जो है गंधर्व महाविद्यालय के बारे में पूछेंगे. बट अगर करंट अफेयर में कुछ ऐसा मिल रहा है तो यू कैन नॉट इग्नोर इट. दैट इज हाउ यू कैन बेसिकली प्रिडिक्ट सम ऑफ द क्वेश्चन. बट दिस इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. अब इससे एडिशनली तुम प्रिपेयर कर लेना. बंगाल म्यूजिक स्कूल किसने सेटअप किया था? दिस यू कैन लुक एट. ठीक है. उसके अलावा यू कैन लुक एट बड़ौदा में द रूलर वॉज प्रीटी मच डेमोक्रेटिक और कल्चर में बहुत बिलीव करते थे. ही ऑल्सो सेटअप सम भारतीय संगीत विद्यालय. दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज़, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, करंट अफेयर में था ये भी. रेस्ट इफ़ यू लुक एट दी स्कूल्स तो यू हैव डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, वो अभी तक नहीं पूछा है इन्होंने. ठीक है, तो वो पढ़ लेना. डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी वॉज सेटअप इन 1884 और उसमें भी एक विष्णु शास्त्री चिपलुनकर थे और तुम्हारे लोकमान्य तिलक साहब थे और गोपाल गणेश अगरकर थे. दीज 3 सेटअप डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884. दिस यू शुड प्रिपेयर. एंड देन फर्गूसन कॉलेज वॉज ऑल्सो देयर, ये पढ़ लेना. फर्गूसन कॉलेज वॉज सेटअप जस्ट आफ्टर दिस 1885. संस्कृत कॉलेज का सेटअप हुआ था, ये भी देख लेना. तो वो क्या करेंगे, 3-4 को फोर्ट विलियम कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, फर्गूसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशन 4 को देके पूछ लेंगे क्रोनोलॉजी में सेटअप कर दो. ठीक है, तो क्रोनोलॉजी प्रिपेयर कर लेना. उसके अलावा डीएवी स्कूल्स वर ऑल्सो सेटअप. ठीक है, डीएवी स्कूल सबसे पहला जो डीएवी दयानंद एग्नो वैदिक स्कूल वॉज सेटअप इन 1886. ठीक है, तो देखो डेक्कन, फर्गूसन एंड देन डीएवी स्कूल्स. एंड पहला डीएवी स्कूल जो है वो लाला लाजपत राय ने सेटअप नहीं किया था, ज़्यादातर लोगों को ये लगता है. ना ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने सेटअप किया था, बल्कि इट वॉज सेटअप बाई हंसराज जी, महाराजा
हंसराज या महात्मा हंसराज जी सेटअप दिस स्कूल, एंड देन लाला लाजपत राय पिक्ड इट अप। ठीक है, संस्कृत कॉलेज 1791 में सेटअप हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो याद रख लेना, क्रोनोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड। थीम तुमको एक पता पड़ गई, एजुकेशन, स्कूल्स, इन पे बहुत क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। लोकल लोगों ने जो सेटअप किए उन पे भी बहुत पूछती है, और फॉरेनर्स ने जो सेटअप किए उन पे भी पूछती है। एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत पूछती है, वुड्स डिस्पैच पे बहुत पूछती है। तो एक ओवरऑल थीम यहाँ से तुम्हें रिफ्लेक्ट हो गई, एंड एक चीज पता पड़ गई, करंट अफेयर भी तुम्हें देखते रहना है। नॉन कॉर्पोरेशन अगेन, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेशन। डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, ये तो मैंने तुम्हें बताया ही, पीसफुल मीन्स टू, ये सही है। इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस, फलाना ढिमका, फॉर नेक्स्ट स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर, ये भी सही है, बहुत फेमस डायलॉग था, एक साल में आ जाएगा, नहीं आया तो ये होगा वो होगा। बट इवेंचुअली क्या होता है कि एक साल के अंदर नहीं आता है, क्योंकि चौरा चौरी इंसिडेंट हो जाता है। चौरा चौरी जहाँ पे जो है राइटिंग होती है और जो है वायलेंस हो जाता है, तो गांधी जी जो है इस चीज़ को वापस ले लेते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वंस बिकॉज ऑफ चौरा चौरी इंसिडेंट गांधी विल कॉल द दिस पर्टिकुलर मूवमेंट बैक। तो बिकॉज ऑफ गांधीज विड्रॉल अ लॉट ऑफ लीडर्स विल बी इन शॉक एंड दे विल, तो उसमें मोतीलाल नेहरू जी और सी आर दास साहब, दे विल सेट अप देयर ओन कांग्रेस। ठीक है, स्वराज पार्टी वो सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल करंट अफेयर, एडिशनल नॉलेज तुम यहाँ से गेन कर सकते हो। और स्वराज पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, कई बार पूछी जा चुकी है। और चौरा चौरी पे फिर जो है 40 लोगों के ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा वहाँ पर, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल डाई। और चौरा चौरी का एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 4 फरवरी, ये पूछ चुकी है यूपीएससी ऑलरेडी। अब सोचो कि 1-2 साल पहले डेट से पूछा था कि इस दिन क्या हुआ था, और इस साल फिर उन्होंने ये सवाल पूछ लिया, ये वाला। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमेथ ऑफ चौरी चौरी, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो एक बार उन्होंने डेट से पूछा कि 1922, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, और 2 साल बाद उन्होंने पूछा चौरा चौरी में जब राइटिंग हुई, आर्सनिंग हुई, तो उसका जब केस चला, तो हु प्रोवाइड द लीगल डिफेंस। एंड किसी भी स्टैटिक सोर्स में इसका आंसर नहीं है, दिस इज प्योरली अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर तुम्हें मिलेगा द प्रिंट में। अगेन आई कीप ऑन शेयरिंग दीज लिंक्स, तो तुम्हें कंपाइलेशन में जरूर मिल जाएगा, आंसर इज मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और या फिर तुम्हारा जो दूसरा अप्रोच है कि मदन मोहन मालवीय बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, तो मदन मोहन मालवीय के ऊपर तुम एक जो है 1 पेजर ब्रीफ प्रिपेयर कर लो कि उनकी कौन कौन सी जो है संस्थाएं थी, कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मदन मोहन मालवीय ने BHU जब ओपन हो रहा था तो क्या कहा था, वहाँ के 2-3 डायलॉग, गांधी जी को भी वहाँ पे बुलाया था, गांधी जी ने भी वहाँ पे कुछ कहा था। तो दो ऑल दोज थिंग्स यूपीएससी कैन आस्क, एंड दिस यू कैन गेट इन न्यू एनसीईआरटी। ऑलराइट, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह में तो इतना बड़े लेवल पे काम ही नहीं कर रहे हैं, लोकल इशू पे काम कर रहे हैं। तो ही लॉजिक सोच रहा हूँ मैं कि सेडिशन के बारे में कब बोलेंगे। लोकल इशू पे काम करेंगे तो सेडिशन बोलेंगे नहीं, ये गलत हो गया। वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, ये एक नेशनल इशू था, और सॉल्ट जो था वो बहुत एसेंशियल चीज थी, तो कुड बी द आंसर। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो ही वेंट टू डिस्कस द लेजिस्लेटिव इश्यूज एंड ऑल दोज, तो ये भी कम लाइकली है। और क्विट इंडिया मूवमेंट पे भी ही विल नॉट बी डिस्कसिंग एट द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कुड बी वन आंसर और कुड बी अनदर आंसर, बट then you have to take a guess. The correct answer is B, obviously, because here he was for the first time disobeying a law which was in the enforcement. एक लॉ को उन्होंने अपोज किया था यहाँ पे, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, बट ऐसे क्वेश्चन पूछना पता नहीं क्यों पूछा यूपीएससी ने। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हरिजन पैक्ट जो पूना पैक्ट था उसकी बात किया था, तो नॉट गोना डिस्कस दिस, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो। बट पूना पैक्ट पे भी थोड़ा प्रिपरेशन कर लेना कि हु वर द लीडर्स। ठीक है, जैसे एक तरफ मुंजे थे, एक तरफ मालवीय साहब थे, और मुंजे राजा मुंजे पैक्ट भी इसमें एक है, वो भी थोड़ा प्रिपेयर कर लेना। राजा मुंजे पैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम पूना पैक्ट और व्हाट, यू शुड टेल मी कि राजा मुंजे पैक्ट और पूना पैक्ट सेम है कि नहीं है। और पूना पैक्ट में की डिटेल्स भी प्रिपेयर कर लेना, पूना पैक्ट की डिटेल्स अभी तक नहीं पूछे हैं, तो दे माइट एक्चुअली आस्क, मोर और लेस दे माइट एक्चुअली आस्क नाउ। ठीक है, और 1930s और 1940s ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 30s में जैसे मैंने कल भी बताया था, ऑल्टरनेटिव अप्रोच जो
फ्रीडम स्ट्रगल के लिए निकाल के लेके आए थे। और 40s में जो है वो इंडिविजुअल सत्याग्रह से लास्ट इंडिपेंडेंस एक्ट तक जितनी भी पूरी मूवमेंट थी, यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट। दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम। पहली गांधी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और तीसरी 30s और 40s का वो समय जहाँ पे अल्टरनेटिव अप्रोच आया। फॉर एग्जांपल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यहाँ पे बनेगी। 40s में तुम्हारा क्रिप्स मिशन आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा, ये सब बैक टू बैक क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। देन तुम्हारा पूना पैक्ट होगा, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन लॉन्च होगा, ठीक है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई जाएगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी डन बाई बी आर अम्बेडकर एंड द लेफ्ट लीनिंग पीपल। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा बोस के द्वारा, दैट ऑल्सो हैपन्स इन 30s। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी तक हमने नहीं सोचा वो है किसान सभा, सहजानंद के द्वारा बनाई जाएगी। तो यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 1930s एंड 40s। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ मेनी ऑफ दी वर इंट्रोड्यूस इन पोर्टुगीज। अगेन दिस अ वेरी कोर असेंशियल थीम है, ठीक है। और यू वोंट बिलीव, पूरा एक 1 पेजर आई अपलोडेड ऑन दिस कि कहाँ से कौन सी चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, एंड आई अपलोडेड हेयर, और वो सीधा सीधा वहीं से निकल के आया था। ऐसे बहुत सारे 1 पेजर आई कीप ऑन अपलोडिंग। सो आंसर इज डी, सी, ऑल ऑफ द थ्री। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उस 1 पेजर में बता रखा था पोर्टुगीज ने क्या इंट्रोड्यूस किया, डेन्स ने क्या इंट्रोड्यूस किया, डच ने क्या इंट्रोड्यूस किया, तो वो वहाँ 1 पेजर से आते रहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अगेन अ रिपीटिशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। ये जो है अगेन दिस वाज आल्सो इन न्यूज़, तो न्यूज़ कंपाइलेशन में ये भी मिल जाएगा तुमको। दिस वी यू विल गेट इन 1 पेजर कंपाइलेशन, दिस यू विल गेट इन न्यूज़ कंपाइलेशन। तो मोर और लेस मिल जाते हैं तुमको, ज़्यादातर जो फ्रिंज चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, एंड एसेंशियल चीज़ें प्रिपेयर करती रहनी है। चिपको, बारडोली, सत्यशोधक, ऑल दीज आर वेरी बेसिक। सबसे पहले सत्यशोधक हुआ था ऑब्वियसली, फिर बारडोली सत्याग्रह हुआ था, 90s में हुआ था, ये 80s में हुआ था, 1800 कुछ में हुआ था, ये 1900 कुछ में हुआ था। चिपको मूवमेंट तो बहुत बाद में जाके हुई है, तो यू कैन अरेंज इट, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगेन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, एज आई टोल्ड यू कि 1930s का जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस किस ने सेटअप करी थी? आचार्य नरेंद्र देव सही है। जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑफिशियली एसोसिएटेड नहीं थे, फाउंडर नहीं बोलेंगे उनको। प्रोमिनेंट फाउंडर में नरेंद्र देव आएंगे, उसके अलावा तुम्हारे जेपी साहब आएंगे, जेपी नारायण साहब आएंगे, जिन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था बाद में जाके। उसके अलावा तुम्हारे मीनू मसानी आएंगे, उसके अलावा तुम्हारे लोहिया नारायण, ये सारे, अरुणा असफ अली आएंगी जो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी काम करते हैं। और इसका ना मैनिफेस्टो देख लेना, एग्जैक्टली exactly क्या इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, ठीक है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। और बैक देन इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था कि दे डिडंट वांट कि वो जो है कांग्रेस से अलग हो। 1934 में इट वाज सेटअप, दे वर लाइक कि विद इन दी कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें और कांग्रेस की पॉलिसीज को अंदर से ही इन्फ्लुएंस करें, ठीक है। देयर थिंकिंग वाज नॉट कि वी डोंट वांट टू बेसिकली सेसेस फ्रॉम दी, सेसेशन नहीं करना है हमको कांग्रेस से, बट कांग्रेस को इंटरनली इन्फ्लुएंस करना है। आइडियोलॉजी में याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट था इनका नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन बिकॉज ऑफ द सोशलिज्म, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लैंड एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें याद रखना नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज वेल एज लैंड, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो दोनों चीज़ें आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस भी होती हैं। देन वर्कर्स राइट्स, ठीक है, वुमेन राइट्स, देख लेना एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल दोज थिंग्स, बहुत काम में आएंगे तुमको। बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थीम में मैंने बोला था इकोनॉमिक पॉलिसीज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। उसमें लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग जो चौथे नंबर की सबसे एसेंशियल थीम है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड पॉलिसीज, ये 3 चीज़ें मैंने कल बताई थी चौथे नंबर की एसेंशियल थीम में। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है आई थिंक 1793 में इट वॉज स्टार्टेड। क्वेश्चन देखते हैं, जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड, कि ज़मींदार जो हैं अपनी कोई वो नहीं रखेंगे, अब सेना नहीं रखेंगे,
हाँ, क्योंकि ज़मींदार्स को पूरा लैंड रेवेन्यू का काम दे दिया गया, तो उनसे बोला कि तुम कोई ट्रूप ग्रुप नहीं रखोगे, उससे पहले ज़मींदार्स के जो है ये भी फंक्शन होते थे कि ज़मींदार यूज टू कैरी सब ट्रूप्स और लॉ इन्फोर्समेंट करते थे। बट परमानेंट सेटलमेंट में सबसे पहली चीज़ यही बोली गई थी कि ज़मींदार की लॉ इन्फोर्समेंट वाली पावर हटा देते हैं, उसके लिए सेपरेट वो दे देते हैं। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। Within the villages, the power of jotedars was more effective than that of the zamindars. Okay. The East India Company made a rule that the property of women would not be taken over. अब देखो ये वाला स्टेटमेंट देखो, अगर तो ये नहीं है तो ये कहाँ से आया? इट इज अ गिवन स्टेटमेंट, इट मस्ट हैव बीन देयर, इट मस्ट हैव बीन देयर इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। अधियार्स, बरगरदार्स, अधियार्स वर शेयर क्रॉपर्स ऑन द लैंड ओन्ड बाई बरगरदार्स। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है आई वुड से, क्योंकि ज़मींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को हम पढ़ते हैं पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। बट क्विकली मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ तुमको, इट विल हेल्प यू ऑल्सो नोट मेकिंग में। पहले तो परमानेंट सेटलमेंट जो है कॉर्नवालिस जो लेके आए थे, वो सेपरेशन ऑफ पावर था। ज़मींदार्स के पास जो है लैंड रेवेन्यू रहे, और वो भी एक तरीके से इंटरमीडिएटरी काम करें, बस वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दें, और उनसे सारी लॉ इन्फोर्समेंट वाली पावर ले ली। तो 1793 में ये हुआ, तो हेरिडिटरी हेरिडिटरी ज़मींदारी इनको दे दी, और इनको बोला कि ज़मींदार्स को जो है डी फैक्टो प्रोपराइटर्स बना दिया। दे हैड राइट्स टू कलेक्ट रेंट, और इस रेंट को वो जो है आगे दे देते थे। मॉर्टेज भी वो कलेक्ट कर सकते थे। दे कुड हैव सोल्ड ऑल्सो, दे कुड हैव सोल्ड लैंड्स ऑल्सो, ट्रांसफ़र भी कर सकते थे। ये सारे राइट्स थे उनके पास, ये 4 राइट्स थे। ठीक है, और अगर ज़मींदार गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम जितना रेवेन्यू बनता है उतना रेवेन्यू दे रहा है, तो ये अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास कर सकते थे। और फिक्स्ड रेवेन्यू था, फिक्स्ड रेवेन्यू था जिसका आई थिंक 10 1/11 वो खुद के पास रखते थे, और 10/11 जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे, गवर्नमेंट को देते थे, और जो है 1/11 अपने पास रखते थे। तो परमानेंटली फिक्स्ड हो गया था ये, इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें सनसेट क्लॉज भी था एक। सनसेट क्लॉज के अकॉर्डिंग ये था कि जो है अगर आप नहीं दे पाए इतना पैसा, इतना रेवेन्यू नहीं दे पाए, तो आपकी जो है पावर कन्फेस्केट कर ली जाएगी, और आपके जो है ज़मींदारी राइट्स किसी और को दे दिए जाएंगे। ठीक है, योर ज़मींदारी पावर वुड बी कन्फेस्केटेड एंड ऑक्शनड टू सम अदर पर्सन। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये जो है, बिहार और उड़ीसा में जो है सबसे पहले ये लागू किया गया था। नाउ अब आती है इंपॉर्टेंट डिटेल्स, अब आती है इंपॉर्टेंट डिटेल्स, दैट इज विद इन दिस देर वर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। तो एक तो हो गए ज़मींदार्स, जो सिर्फ और सिर्फ कलेक्ट करके दे रहे हैं, पर वो किसको देंगे? वो देंगे बरगरदार्स को। ठीक है, जिनको आप एक्चुअल में बोलते हो शेयर क्रॉपर्स। दीज आर एक्चुअली द पीपल जो पैसे देंगे इनको। तो जमींदारी लैंड जो था, एक लैंड है, ये एक जमींदार के अंडर है, ये जमींदार किसी बरगरदार को देगा, शेयर क्रॉपर को देगा। ये शेयर क्रॉपर इस पे जो है जो भी करेगा, उतना जनरेट, जो भी बनाएगा, जो कुछ भी करेगा, वो पैसा रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू देगा किसको? जमींदार को। तो जमींदार के नीचे बरगदार्स आए, हु वर बेसिकली कल्टीवेटिंग द जमींदारी लैंड। जो जमींदारी लैंड है उसको कल्टीवेट कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ अ फिक्स्ड प्रोड्यूस, जो जनरली हाफ होता था। तो क्या बरगदार्स के पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स थे? कुड हैव दे, क्या वो सेल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, जमींदार कर सकता था। जमींदार सिर्फ उनको एक तरीके से सबलेट कर रहा था कि भाई तुम जो है इस पे करके मुझे दो। बरगदार्स के नीचे भी कौन थे? अनदर क्लास वाज जोटेदार्स। तो जोटेदार्स वर द वेल्थी पीजेंट्स। ठीक है, वो क्या करते थे? उनके पास खुद के पास एक सब्सटेंशियल लैंड था, वो जमींदार के नीचे आते थे। जो भद्रलोक अपर कास्ट है, भद्रलोक सोसाइटी जिसकी बात की जाती है, तो देवर फ्रॉम द भद्रलोक, जो ब्राह्मण्स थे, अपर कास्ट थे,
या फिर अशरफ फैमिलीज इन मुस्लिम्स, दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ लैंड इन देयर नेम। इनसे भी जमींदार जो है लैंड रेवेन्यू जनरेट कराते थे। एंड देन केम जो सबसे छोटा आया, सबसे गरीब, दैट वाज दी अडियार्स। वो सबसे छोटे थे, दे वर बेसिकली द टीनेंट्स। तो जमींदार, उसके नीचे बरगदार्स या जोटेदार्स, और उनके भी नीचे आते थे अडियार्स, जो जनरली जोटेदार के लिए काम करते थे या बरगदार्स के लिए काम करते थे। तो सबसे ज्यादा जो काम कर रहा था वो ये कर रहा था, लेकिन इसके पास कोई लैंड राइट्स नहीं थे। ठीक है, तो दे वर नॉट हैविंग एनी सेटलमेंट। सेटलमेंट यहीं से हो रहा था जमींदार का। जोटेदार्स वर ऑब्वियसली हैविंग सम पावर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन लैंड्स। ठीक है, बट दे वर गिविंग टैक्सेस ऑल्सो, नो डाउट अबाउट दैट। But Bargadars having no powers with respect to the ownership of the land, because that land was subletted by zamindars to these people. But Jotedars were from the Bhadralok community, so they were owning some land, but they were giving land revenue also. But hereditary नहीं था, जोटेदार का भी लैंड की ओनरशिप वॉज नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या थी नोबडी कैन टेल, बट क्लास याद रखो कि जमींदार कौन था, हेरिडिटरी थे। ठीक है, फिक्स्ड रेवेन्यू ऑब्लिगेशंस थी, सनसेट क्लॉज था, 1/11 इनकम थी, 10/11 जो उनके पास जा रही थी। देन जोटेदार्स भद्रलोक कम्युनिटी के लोग थे, वेल्थी, रिच, मर्चेंट टाइप का हरकतें थी इनकी, बट नॉट हेरिडिटरी। ठीक है, पर डी फैक्टो इनके पास जो लैंड रहता था ज़्यादा से ज़्यादा। एंड देन बर्गदार्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो क्रॉप बन रही है उसको शेयर करेंगे, ऑलमोस्ट लगभग आधी शेयर करते थे। तो दे यूज टू पे रेंट फॉर दैट लैंड, तो दे वर नॉट ओनर्स। ठीक है, एंड देन लास्ट में आए अडियर्स, जो बिल्कुल ही टीनेंट्स थे, जो सबसे छोटे लोग थे। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। विद इन द विलेजेस द पावर ऑफ जोटेदार्स वाज मोर इफेक्टिव देन दैट ऑफ जमींदार्स। नो, वो उनसे नीचे हुआ करते थे, दे वर बिलो देम। Adiyars were sharecroppers on the land owned by the Bergerdars? No, the land was owned by the Zamindars. So the correct answer is D. Then generals etc. तो कुड़ी और आंसू again was in newspapers, current affair में था और TTS में भी था. A lot of questions were in TTS also. So the correct answer कुड़ी और आंसू is non-हिंदी, right? हिंदी जैसा साउंड नहीं कर रहा है। इनमें से कौन नॉन हिंदी है? 4 नंबर, तो ए को मिलाओ 4 से, यानी 2 ऑप्शन चले गए। बेसिक लॉजिक लगाया। देन बॉम्बे, घोष जो है बॉम्बे से तो नहीं होंगे। ठीक है, मेहता और याग्निक में बॉम्बे से कौन हो सकता है? मोर लाइकली टू बी मेहता। ठीक है, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र। इंदुलाल याग्निक वॉज ऑल्सो। अब डी, भवानी मंदिर वॉज रिटन बाई अरविंद घोष, बंदे मातरम, भवानी मंदिर, दीज आर सम ऑफ द क्लासिक्स रिटन बाई हिम। ठीक है, किसान बुलेटिन वॉज रिटन बाई इंदुलाल याग्निक। तो 1930s में जब हम पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें बोला 1930s का पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम एक पढ़ते हैं किसान महासभा। किसान महासभा की बात करते हैं तो उसमें सहजानंद होते हैं, रंगा होते हैं, एंड देन आई याग्निक होते हैं। ठीक है, और उसमें किसान मैनिफेस्टो 1936 में वो डेवलप करके देते हैं, और उसको कैसे पब्लिश करेंगे? तो किसान बुलेटिन के थ्रू दे यूज टू पब्लिश। तो अगेन असेंशियल थीम है, बहुत असेंशियल थीम है 1930s, इसीलिए बहुत ऊपर रखी है मैंने कल के, जब मैं द डिस्कशन आई टुक यस्टरडे, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था। गदर मूवमेंट अगेन, सो दिस इज अ फ्रिंज टॉपिक, कम पूछते हैं, वेरी रेयरली दे आर आस्किंग, बट रेवोल्यूशनरी है तो बहुत नीचे आती है, नॉट वेरी असेंशियल सॉर्ट ऑफ अ थीम, हाई प्रायोरिटी थीम नहीं है, बट नाउ दीज डेज क्योंकि बहुत सारी बुक्स आ रही हैं रिवोल्यूशनरीज के ऊपर। सन्याल साहब जो हैं
पीएम मोदी के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, ही इज राइटिंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन दीज रिवोल्यूशनरीज। तो पिछले 2 साल में 2-3 किताबें आई हैं, तो इसलिए जो है रिवोल्यूशनरीज आर ऑल्सो बिकमिंग important because of the current affair वाला theme, not because of the essential theme. Whether movement began in 1913 in San Francisco. Movement was founded by Swan Singh Bhakna, took its name from the weekly Gadar brought out in the Indian several Indian languages. 1913 सही है, but not in San Francisco. It happened in USA. Movement was started by Swan Singh Bhakna is correct, and it took name from this also. पहले इसका नाम कुछ और था, पहले इसका नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, एंड लेटर ऑन जो गदर नाम की ये जो वीकली निकाला करते थे, जो उर्दू, हिंदी एंड सम अदर लैंग्वेजेस, पंजाबी, इन सब में जो आती थी, उसके नाम पर फिर उन्होंने गदर मूवमेंट करा। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 2 एंड 3। गदर मूवमेंट को और डिटेल में हम पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली, और इसके आसपास की जितनी मूवमेंट्स थी, जैसे फ्री इंडिया, इंडिया एसोसिएशन फॉर एग्जांपल, और फिर 1915 का डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ये सारी चीज़ें भी एसेंशियल रिफ्लेक्ट करोगे, अगर रिफ्लेक्शन के बाद देखोगे तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड हु ऑल वर एसोसिएटेड विद गदर मूवमेंट, वो लिस्ट तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्या था, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट केस जिसमें ऑलमोस्ट 290 प्लस रिवोल्यूशनरीज, उनके ऊपर एक केस चला था, और सबसे ज़्यादा अब तक के एग्जीक्यूशंस जो हुए थे, लगभग 42 से 45 एग्जीक्यूशंस हुए थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। एंड अनदर एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट वाज कोमागाता मारू, शिप का नाम था, और वो शिप डूब गई थी और बहुत सारे लोग मर गए थे। सो दिस हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन पास्ट। सो दीज आर सम ऑफ द कीवर्ड्स जिनके आसपास तुम अपने नोट्स और बना सकते हो इसमें। इंडिया इंडिया हाउस, वो क्या था वो देख लेना। इसमें फिर जो है एक और जो लिटरेचर में आता है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये एक वीकली कौन पब्लिश करता था, तो इट वाज पब्लिश बाय इंडिया हाउस ओनली, ठीक है। श्याम जी कृष्ण जी वर्मा, वो इसको पब्लिश करते थे। इंडिया हाउस उन्होंने सेटअप किया था जिससे कि यहाँ से लोग जाएं, वहाँ पर रहने खाने के लिए उनको मिले, और वो जो है वहाँ पे आइडियाज सीखें नए नए, ठीक है। उसी में एक जो है 1909 में मदन लाल धींगरा भी गए थे, इंडिया हाउस में स्टे किए, वहीं पे उन्होंने प्लान किया, एंड इवेंचुअली ही असैसिनेटेड सम ऑफ द पीपल, ठीक है। लॉर्ड विलियम हट कर्जन को उन्होंने वहाँ पे असैसिनेट किया था, एंड ही वाज ऑब्वियसली वन ऑफ द मेंबर, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड चीज़ें, ये सारे तुम लोग पढ़ सकते हो। एंड अनदर थिंग इज इसमें अनुशीलन समिति, वीडी सावरकर जो है वो भी एसोसिएटेड यहीं से थे। तो लॉट ऑफ कीवर्ड्स आई हैव गिवन जो तुम प्रिपेयर कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। पॉलिटिकल एसोसिएशन, सो वंस दे हैव आस्क्ड, पूना सार्वजनिक सभा किसने सेटअप करी, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंस, इन सब के ऊपर उन्होंने मैच द कॉलम पूछ रखा है सीएससी में 2018 में, और आज इन्होंने पूछ लिया पॉलिटिकल एसोसिएशन की क्रोनोलॉजी, यही 4 का पूछा था उन्होंने तब भी, ठीक है। फिर बाद में 2021-22 में भी उन्होंने सीएससी में पूछा, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर गेटिंग रिपीटेड। देन अगेन क्रोनोलॉजी आसान ही है ये तो। नील दर्पण प्ले, ये भी करंट अफेयर का है, माइकल मधुसूदन दत्ता और जेम्स लॉन्ग, तो 2 अलग अलग सोर्सेज ने 2 अलग अलग आंसर दे रखे हैं। वी विल हैव टू सी एंड वेट एंड सी की इवेंचुअल क्या आंसर मिलता है। रिवॉल्ट ऑफ 1857, शाहमल एंड गोंगू, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, गिवन स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी के बॉक्स से लिया गया है, इसके नीचे वाला बॉक्स पहले यूज़ किया था, ठीक है। मदर गॉडेस, मदर एज ही वॉज, मदर एज शी इज, मदर एज शी विल बी, तो कौन से कहाँ से उठाया गया? द करेक्ट आंसर इज आनंद मठ। इट इज़ अ टफ क्वेश्चन आई वुड से, बट एट द सेम टाइम यू कैन रीड कि कौन कौन सी ना, व्हाट दे कैन आस्क इज कि 3-4 नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन कौन से नोवेल जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं, ऑल 4, ओनली 3, ओनली 2, इस तरीके से
So I've just given you the all the books that was written by बंकिम चंद्र चटर्जी. एंड आनंद मठ के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना, कौन सी रिवेलियन पे बेस्ड है ये. सन्यासी रिवेलियन पे बेस्ड है, ये भी याद रख लेना. इजी क्वेश्चन आई वुड से, आगे बढ़ जाऊंगा मैं. सन्नीकट्टा सॉल्ट वर्क्स वॉज इन यूज इन 24. कलाराम टेम्पल वॉज इन यूज इन 24. दोनों ही जो है अपने पेपर्स में थे ही एंड करंट अफेयर्स में भी थे ही. तो सन्नीकट्टा वॉज इन कर्नाटका, इज इन कर्नाटका, एंड कलाराम टेम्पल इज इन महाराष्ट्र, जो बहुत फेमस महाड सत्याग्रह हुआ था. इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेंड आया था इसके ऊपर. ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन बना है. आई ऑल्सो मेड द सिमिलर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सोर्स. ठीक है. सॉल्ट सत्याग्रह जो था बहुत बड़ा एक वो था, नेशन वाइड मूवमेंट था. तो ऑलमोस्ट हर जगह कुछ ना कुछ हुआ था. इन पास्ट ऑल्सो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट डिफरेंट रीजनल लोकेशंस, कहाँ पे किसने कराया था. एंड इसी सीरीज में यू विल गेट टू सी. तो तमिलनाडु में हुआ था. तमिलनाडु में श्री राजगोपालाचारी ने किया था. ठीक है. एंड ये त्रिची से वेदारण्यम तक हुई थी. एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी इन सीएसई. ये सीएसई पीवाईक्यू है ये अपने आप में. ठीक है. देन मालाबार में, केरल में भी हुआ था. एंड केलप्पन ने ये कराया था. ठीक है. कैलीकट बीच पे. ठीक है. दिस इज अगेन अ सीएसई पीवाईक्यू. आंध्रा में भी हुआ था, ये कराया था. किसने कराया था बताना. ये आई थिंक एनडीए में पूछा है उन्होंने. देन उड़ीसा में हुआ था, चौधरी साहब ने कराया था, गोपाल बंधु चौधरी. एंड ये भी एक पीवाईक्यू है. देन यू मूव अहेड. बंगाल में भी हुआ था, बिहार में भी हुआ था. बंगाल में किसने कराया था ये अभी तक नहीं पूछा गया है. नॉट अ पीवाईक्यू, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. बिहार में भी हुआ था, ये भी नहीं पूछा गया. ये बीपीएससी ने पूछा बट यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा. तो बट लेस लाइकली, ये मुझे नहीं लगता कि पूछेंगे, तो छोड़ देते हैं इसको. एंड देन खुदाई खिदमतगर्स वर सेटअप रेड शर्ट्स बाय फ्रंटियर गांधी. ठीक है. ये भी एक पीवाईक्यू है, यूपीएससी पूछ चुकी है इसको भी. ठीक है. एंड देन द मोस्ट फेमस दरसाना सॉल्ट सत्याग्रह, जहाँ पे गांधी जी के बेटे खुद थे एंड सरोजनी नायडू थी. एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी, अगेन पीवाईक्यू पूछा जा चुका है. एंड देन कम्स दिस वाला, सानीकट्टा सॉल्ट वर्क्स. सो ये अभी तक नहीं पूछा था, नाउ दिस हैज़ बीन आस्क्ड. तो 1930 में दिवाकर एंड नद करनी, दो लोगों ने सन्नीकट्टा सॉल्ट पर रेड करी. और वहाँ पे जो बहुत फेमस सॉल्ट बनता है, सन्नीकट्टा का जो सॉल्ट है, ये ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही ब्राउन सॉल्ट मिलता है और कहीं नहीं मिलता है. दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे ब्राउन सॉल्ट मिलता है. ठीक है. दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतंगनी हजारा, तो अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये सब बेसिक ही है, नॉट गोना टेल यू. ठीक है. मतंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी भी बोलते थे, ओल्ड लेडी गांधी. याद रख लेना, ये पूछ लेंगे कि इनमें से किसको ओल्ड लेडी गांधी बोलते थे. ठीक है. एंड शी लेड इन तमलुक. तमलुक में जो प्रजा सरकार बनी थी उसके उसमें जो है शी लेड इट. एंड शी वॉज फायर्ड अपॉन. एंड उनके पास झंडा भी था. एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट. कोपेकी, कोपेकी इज अ कॉइन, बट ये घटिया क्वेश्चन है, सबको प्रिपेयर नहीं कर सकते. देन एक जो इमर्जिंग थीम है, जो मैंने उसमें भी बताया था, इमर्जिंग थीम में क्या है कि एंट्री ऑफ यूरोपियन पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कि किसने कहाँ पे, कि 17th सेंचुरी या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में किस किसने वेस्टर्न कोस्ट पे अपनी जो है फैक्ट्री सेटअप कर ली थी. इस तरह के क्वेश्चंस जो है सीएससी में आते हैं, टफ
और एनडीए में तो आसान क्वेश्चन आते हैं कि पहली जो है मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री 1611 में सेटअप करी थी, तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। बट ऐसे टफ क्वेश्चंस आते हैं तो इस पे भी तुम वन पेजर बना सकते हो। एंड वी हैव ऑल्सो अपलोडेड वन पेजर हेयर ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ये भी आसान क्वेश्चन है। दिस अगेन द रिपीटिशन ऑफ द सेम थीम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। लॉर्ड राइपन का जो है मैग्ना कार्टा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बेसिक है। ये पॉज एंड जस्ट पॉज एंड लुक एट द सॉल्यूशन। मुथुलक्ष्मी रेड्डी इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड करंट अफेयर से ये क्वेश्चन है सीधा सीधा, मार्च 2025 में। इट वॉज इन न्यूज़। शी इज़ द फर्स्ट स्कूल मेंस कॉलेज, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर इन ब्रिटिश इंडिया, वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, ऑनर्ड विद भारत रत्न। शी नेवर गॉट दी भारत रत्न एज फार एज आई नो, बट अपना चेक कर लेना जो भी आंसर हो इसका। एज फार एज आई नो शी नेवर गॉट भारत रत्न। ठीक है। किसान सभा इन लखनऊ, सेम अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सेम किसान मैनिफेस्टो। ठीक है, वो सारी जो चीज़ बात करी थी। फर्स्ट सेशन ऑल इंडिया 1936 में हुआ था। सहजानंद सरस्वती वॉज द प्रेसिडेंट एंड आर जी रंगा वॉज द सेक्रेटरी। ठीक है, किसान मैनिफेस्टो यहाँ पे देख लेना जो भी हो क्या था, व्हाट वाज किसान मैनिफेस्टो एग्जैक्टली पूछेगी यूपीएससी। किसान मैनिफेस्टो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, अगेन देखो रिपीटिशन ऑफ द सेम क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी सीएससी में भी इसी साल आया और इसी साल यहाँ पे भी आया। क्यों आया? क्योंकि करंट अफेयर में था, तो दोनों जगह सेम क्वेश्चन आया। होम रूल लीग, ये आसान क्वेश्चन है, खुद से जस्ट पॉज इट एंड सॉल्व इट, एंड इफ हैव एनी डाउट तो लेट मी नो। ईश्वर चंद विद्यासागर इज नॉट करेक्ट, ही वॉज द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत, ये करेक्ट है। ही वॉज अ गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बिफोर दैट, ये भी करेक्ट है। सेक्रेटरी वॉज अ करेक्ट, बट ही वॉज नॉट अ फाउंडर ऑफ विडो रीमैरिज एसोसिएशन, दिस इज रॉन्ग। तो जितने भी जो है वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुए थे, अनएक्सप्लोर्ड है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड थीम है ये। तो प्लीज़ बैठ के जो है वन पेजर बना लो, सारे वुमेन रिलेटेड एसोसिएशंस, वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस सारे एक साथ लिख लो, एंड यू विल गेट अ क्वेश्चन ऑन दैट, फॉर श्योर यू विल गेट अ क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वुमेन विडो रीमैरिज एसोसिएशन जो था, दैट वाज बेसिकली सेटअप इन बॉम्बे 1861 में। रानाडे ने सेटअप किया था वो। रानाडे के ऊपर भी वन पेजर बना लेना कि रानाडे साहब ने क्या क्या काम किया है, बहुत काम में आएगा। विष्णु शास्त्री पंडित जी ने उसको बनाया था, उसके बाद रानाडे ने बेसिकली वर्कड ऑन दैट। स्टार्टेड बाई विष्णु शास्त्री इन 1850s in Uttar Pradesh, and later with this exact name was set up by Ranade Saab in 1861 in Maharashtra. ठीक है, इवन इन मद्रास प्रेसिडेंसी ऑल्सो इट वॉज सेटअप। गुजरात में गोपाल हरी देशमुख साहब ने लेटर ऑन ही सेटअप दिस इन गुजरात। ठीक है, और गोपाल हरी देशमुख साहब के ऊपर भी वन पेजर बना लेना, बहुत न्यूज़ में आते हैं आजकल। ठीक है, तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जितने थे अनएक्सप्लोर्ड थी, में यूपीएससी सीएससी में अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई है, तो उस पर वन पेजर बनाना है। पहला रनाडे साहब के ऊपर वन पेजर बनाना है। गोपाल हरी देशमुख साहब, जिनको लोखितवाड़ी कहते थे, और जिनकी बहुत फेमस एक जनरल थी हितेच्छु, वो आप जो है प्लीज़ उन पर भी बना लेना। ठीक है, विष्णु शास्त्री पंडित, अगेन आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, तो मैंने वो बता ही दिया तुमको। विडो रीमैरिज एसोसिएशन हो जाएगा। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वोदनी, के मूलजी साहब एंड राजा राम मोहन राय। तो इसमें क्या डी का दो होगा? डी का दो तो हो नहीं सकता, तो ये तो चले गए। डी का एक हो गया। ठीक है, और ए का दो हो गया। देवेंद्र नाथ टैगोर वॉज एसोसिएटेड विद तत्वोदनी सभा, तो उस हिसाब से जस्ट मैच इट एंड सॉल्व इट। ऑलराइट, और इफ़ यू गाइज हैव एनी, मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर तुम्हारे कोई यहाँ पे वो भी हैं, कोई सजेशंस हैं, तो डू लेट मी नो। अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं एंड दे आर वर्थ इट, तो आई ट्राई टू यू नो पुट इट, आई ट्राई टू इंश्योर कि वो जो है तुम्हारा
सजेशंस को मैं इनकॉर्पोरेट करके आई ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। तो के मूलजी साहब जो थे, उन्होंने ही यूज टू एडिट सत्यप्रकाश, he used to edit the reformist paper Satyaprakash, and he was also called the Indian Luther. He was also from Gujarat, ठीक है। और महाराजा लेवल केस जो था, उसमें जो है इनका काफ़ी नाम था। पढ़ लेना इसके बारे में भी। दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन other papers, not in the papers conducted by UPSC, CSE, UPSC for that matter, but it is important कि आप जो है पढ़ लें, ठीक है। तो वहाँ पे तुमको हेल्प मिलेगी। आई एम टेलिंग यू, ये लेवल वाला केस जो है आ सकता है। और भी तुमको अगर कुछ इश्यूज हैं तो लेट मी नो, आई ट्राई टू हेल्प यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन। लेट मी नो कि ये कैसी है सीरीज, एंड आई रियली हैव टू कंप्लीट दिस, कि सारे सब्जेक्ट की बनाऊं और 4 और 5 साल के हिस्ट्री के क्वेश्चंस सारे सॉल्व करें, सो दैट तुम्हें हेल्प हो या नहीं। अगेन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू गाइड द कंट्रोल, अगेन देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही साल में हर टाइप के क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से आए हैं, और हर एक पेपर में आए हैं। सीएससी में भी आए हैं, सीएपीएफ में भी, सीडीएस में भी आए, एनडीए में भी आए। दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाली जो थीम है, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम, और पहली गांधी है, ठीक है, एज आई मैंशन। तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, गो बैक फर्स्ट, वॉच दैट वीडियो, and then watch this video. I hope you loved it, and let me know your views on this particular series. If it is helpful, I'll try to continue this. Thank you for joining me in this session.